बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 का अगला लेक्चर देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस को। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स के पास एक वाज़ेह न्यूक्लियस होता है। द न्यूक्लियस सर्व एज द सेल्स कंट्रोल सेंटर। जो न्यूक्लियस है वो सेल के कंट्रोल सेंटर का काम करता है, मीन सारी की सारी सेल्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। इट ओवरसीज सेलुलर एक्टिविटीज़ बाय डायरेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। ये जो आपके पास न्यूक्लियर है ये सेल की एक्टिविटीज़ की निगरानी करता है। ओवरसीज का मतलब होता है निगरानी करना। कैसे निगरानी करेगा? बाय डायरेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की प्रोडक्शन के लिए हदायत देकर। इसके बाद है न्यूक्लियस की लोकेशन। इन एनिमल सेल्स इट इज़ प्रेजेंट इन सेंटर। एनिमल सेल में तकरीबन सेंटर में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एनिमल सेल है तो बिल्कुल सेंटर में आपके पास ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ऑन द अदर हैंड इन प्लांट सेल इट इज़ पुश टू साइड ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। लेकिन प्लांट सेल में ये एक साइड की तरफ धकेल दिया जाएगा क्योंकि जो प्लांट सेल है उसके बिल्कुल सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है अगर प्लांट सेल, तो इसके सेंटर में बहुत बड़ा वैक्यूल ऐसे प्रेजेंट है और न्यूक्लियस जो है वो एक साइड की तरफ धकेल दिया जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप। द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, उसका न्यूक्लियर इन्वेलप है। इसके बाद है न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर इन्वेलप इज सेमी परमिएबल एंड हैज मैनी स्मॉल पोर्स कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स। जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल से क्या मुराद है कि वो अपने अंदर से कुछ चीज़ों को पास होने देता है और कुछ चीज़ों को पास होने नहीं देता। तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप है आपके पास वो सेमी परमिएबल है एंड हैज मैनी स्मॉल पोर्स, और उसके अंदर बहुत से छोटे छोटे सुराख हैं। उन सुराख को, उन पोर्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। द इनर जेली लाइक मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अभी हम इंशाल्लाह डायग्राम से समझेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इसके बाद है आपके पास न्यूक्लियोलाई। इन न्यूक्लियोप्लाज्म देयर आर वन और मोर स्मॉल बॉडीज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक या एक से ज़्यादा स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलाई। अगर ये स्मॉल बॉडी एक होगी तो हम इसको न्यूक्लियोलस कहेंगे। हेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड। ये वो जगह है यहाँ पर राइबोसोम बनते हैं। इसके बाद है आपके पास क्रोमेटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल नोन एज क्रोमेटिन। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके अंदर बहुत ही बारीक दागेनुमा साख्तें प्रेजेंट होती है जिसका नाम क्या है, क्रोमेटिन। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ये डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद है आपके पास क्रोमोसोम। When a cell starts dividing, जब एक सेल जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट करता है, इट्स क्रोमेटिन कंडेंसेस एंड टेक्स शेप ऑफ थिक क्रोमोसोम। जिसका क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होता है, मीन एक प्रॉपर शेप में आता है, एक मुनज़्ज़म शेप में आता है और थिक स्ट्रक्चर की शेप ले लेता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम कहते हैं। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये आपको नजर आता है नॉन डिवाइडिंग फेज में, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता। लेकिन जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगा तो यही क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो खास शक्ल इख्तियार कर लेगा, कंडेंस होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्रोमेटिन मटेरियल है सेल के अंदर, ठीक है, और ये इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस है। ये अभी फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल है, लेकिन जब यही सेल डिवाइड करेगा तो जो इसका क्रोमेटिन मटेरियल है ये कंडेंस हो जाएगा इस तरह से, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा। इन स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ये क्या है, क्रोमोसोम्स है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन मटेरियल एंड क्रोमोसोम। इसके बाद है आपके पास रोल ऑफ डीएनए। डीएनए कंटेन्स जीन्स विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। अब सबसे पहले जीन क्या है? जीन डीएनए का वो खास पार्ट होता है जो किसी भी प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए मालूमात रखता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये डीएनए का पूरा एक्सटेंड है, इसके एक छोटे से पार्ट को जीन कहेंगे जो किसी खास प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए मालूमात रखता होगा। सो डीएनए कंटेन्स जीन विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। डीएनए के पास जीन्स मौजूद है जो सेल की सारी एक्टिविटीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। डीएनए इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगली जनरेशन में खसूसियात की मुंतकिली के लिए भी कौन जिम्मेदार है? डीएनए जिम्मेदार है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जो खसूसियात है वो मुंतकिल होती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? आपके पास डीएनए। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने पेरेंट्स से कुछ खसूसियात मिलती हैं तो उन खसूसियात की मुंतकिली की वजह क्या है? डीएनए। डेट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द हेरिडिटरी मटीरियल। इस वजह से हम इसको विरासती मादा भी कहते हैं।
इसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियस की डायग्राम। जो आपके पास न्यूक्लियस है ये दो मेम्ब्रेन के साथ सराउंडेड है। एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बिल्कुल अंदर वाली साइड पे इसकी इनर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। थोड़ी सी आपको ये वाली नजर आ रही होगी, ये इनर मेम्ब्रेन है। इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ खास रास्ते होते हैं, कुछ खास चैनल्स होते हैं जो चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। कुछ चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर आएंगी और कुछ चीज़ें न्यूक्लियस के बाहर जाएंगी। इसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसके बाद जो न्यूक्लियस के अंदर सारे का सारा जेली लाइक मटेरियल है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये सारे का सारा जेली लाइक मटेरियल। इसके बाद इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ खास फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्रोमाटिन कहते हैं। ठीक है, जब सेल डिवाइड करेगा तो यही क्रोमाटिन मटेरियल क्या होंगे, कंडेंस होंगे, और कंडेंस होकर ये खास स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे, ये क्रोमोसोम्स है। इसके बाद इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक या एक से ज़्यादा स्मॉल बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में क्या होता है, यहाँ पर राइबोसोम्स असेंबल होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।